हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस नई वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। Before it, I'll tell you a brief summary of this poem and with that we will know about the poet. तो शुरुआत करते हैं पोइट से कि इसकी पोइट कौन है और कैसे उसने इसके अंदर अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो आपके सामने अपलोड करूं, मैं यहाँ अपलोड करूं तो वो आपके पास उपस्थित हो जाएं और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अबाउट द पोएट। एड्रिन रिच, जिसका जन्म 1929 में हुआ, वाज बोर्न इन बाल्टीमोर मेरीलैंड। जिसका जन्म कहाँ हुआ? बाल्टीमोर मेरीलैंड, यूएसए, अमेरिका में हुआ। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट। कि वो वृहद रूप से, वाइडली मीन्स वृहद, कि वो बहुत बड़े स्तर पर वृहद रूप से वो जानी जाती थी अपने इन्वॉल्वमेंट, अपनी सम्मिलित के लिए इन कंटेम्प्रेरी, समकालीन वुमेन्स, महिलाओं के आंदोलन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जब भी अपने समकालीन महिलाओं के आंदोलन होते थे, जब वो थी, तो उस दौरान जितने भी महिलाओं के आंदोलन हुआ करते थे, उन आंदोलन के अंदर ये कवयित्री हमेशा अब शामिल होती थी, एक कवयित्री के रूप में और उसके साथ साथ में एक थ्योरिस्ट, एक सिद्धांतवादिका के रूप में। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स, उसने 19 वॉल्यूम्स जो है वो प्रकाशित किए पोइट्री के। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 एसेज लिखे एंड अदर राइटिंग्स, और इसके अलावा उसने दूसरे राइटिंग्स के काम भी किए। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म, इसने एक बहुत बड़ा विरोध यहाँ पर उसने इस इस पोएम के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत किया है। किसके खिलाफ? रेसिज्म, नस्लवाद जो होता है, उस नस्लवाद के खिलाफ, और उसके साथ साथ में मिलिट्रिज्म जो एक सैन्यवाद है, उनके खिलाफ इसने अपना एक बहुत ही मजबूत प्रतिरोध व्यक्त किया है इस पोएम के माध्यम से। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये पोएम जो आंट जेनिफर टाइगर के नाम से है, एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स, ये इन प्रतिबंधों को प्रदर्शित करती है ऑफ मैरिड लाइफ, एक शादीशुदा जीवन की वीमेन एक्सपीरियंस, जो एक महिला अपने जीवन काल के दौरान महसूस करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर एक प्रमुख रूप से पुरुष प्रभुत्व के मुद्दे को संबोधित करती है। कविता का विषय संघर्षों को उजागर करना है और एक महिला को पुरुषवादी समाज में किन विपत्तियों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही इसमें दिखाया गया है। आंट जेनिफर की जो कविता है, इसमें आंट जेनिफर्स टाइगर्स के अंदर आंट जेनिफर जो है वो यहाँ पर एक नायक है, मीन्स एक मेन कैरेक्टर है, और दुनिया भर में उन महिलाओं की मिसाल के रूप में वो यहाँ पर है जो पितृसत्तात्मक या एक पुरुष प्रधान समाज के हाथों उत्पीड़न की शिकार हुई हैं। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी नारीवादी जो चिंताएं हैं उनको वो व्यक्त करती हैं। इसकी समरी क्या है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो हमारा करेक्टर है, जो मेन करेक्टर है आंट जेनिफर, ऊन और सुइयों के साथ कपड़े के एक टुकड़े पर टाइगर्स की कढ़ाई कर रही है, जो शक्ति, निडरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये बाघ आत्मविश्वास से उछलते और कूदते रहते हैं और इन्हें सुनहरे पीले रंग का बताया गया है। उन्हें हरे रंग की दुनिया के निवासी के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे डेनिजन्स ऑफ ग्रीन वर्ल्ड। हरे रंग की दुनिया का इन्हें एक निवासी बताया गया है और उसी रूप में ये बाघ उन पुरुषों से नहीं डरते जो वहां पर नीचे खड़े होते हैं, क्योंकि वे मजबूत और निडर हैं। जबकि आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन
और पुरुष प्रधान समाज के तांडव से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, इसलिए उसके हाथ और उंगलियां डर के मारे फड़फड़ा रही हैं और यहाँ तक कि वो सुई जो उस कपड़े में से खींच रही है उसको भी वो बहुत कठिनाई से खींच पा रही है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और हर छोटे से छोटा काम करने में वो हिचकिचाती है। आंट जेनिफर वैवाहिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकती हैं और वह इन्हीं मजबूरियों बस खुद को खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पाती थी। तो कवित्री कहती है कि भले ही नायक बाहर से मरा हो, परंतु उसके भीतर के बाग उसे हमेशा जीवित रहने में मदद करते हैं, अर्थात उसके विचार, जो एक स्वतंत्रता का विचार यहाँ पर आंट जेनिफर के मन में था, वो हमेशा उसे जीवित रखने में जो है वो अपना रोल निभाता है। बहुत ही छोटी सी कविता है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस पोएम में आंट जेनिफर के विवाह के बाद की जीवन अनुभव के बारे में बताया गया है और यह अनुभव सिर्फ आंट जेनिफर के ही नहीं बल्कि सभी स्त्रियों के जीवन विवाह के बाद कैसी स्थिति हो जाती है, इस कविता के माध्यम से पोएट ने बताने की कोशिश की है। कविता में जिन बागों के बारे में बताया गया है वे वास्तविक नहीं है, बल्कि आंट जेनिफर के द्वारा पर्दों पर बनाए गए चित्र हैं, परंतु ये चित्र एक्चुअली उस आंट जेनिफर के विचार हैं, उनकी सोच है और उसी सोच को यहाँ पर इसको बाग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, जो उसने उकेरे हैं, जो उसने बनाए हैं, प्रेंस, वो उछलते हुए मूव आगे बढ़ते हैं। प्रेंस का मतलब वॉक और मूव, कि वो हमेशा आगे बढ़ते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे को पार करते हुए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आंट जेनिफर ने जो पर्दे पर टाइगर्स को उकेरा है, हालांकि वो जीवित नहीं है, परंतु फिर भी जैसे ही पर्दे हिलते हैं तो वो आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। ब्राइट, चमकीले टोपाज, एक सुनहरे रंग के डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो निवासी हैं किसके, इस हरे भरे संसार के। अर्थात कविता का कहने का मतलब क्या है कि पुखराज के समान दिखने वाले, टोपाज यानी कि पुखराज पीले रंग के, कि वो पुखराज के समान दिखने वाले ये हरे भरे संसार के निवासी, बस ये हमेशा उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते रहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो कवित्री है वो सोच रही है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसके अंदर मैं भी अपने खुद के नियम और कायदों से आगे बढ़ूं और अपने ही जीवन को मैं अपने तरीके से जीऊं। They do not fear the man beneath the tree, कि जिस प्रकार से ये बाघ ये डरते नहीं हैं उन पुरुषों से जो पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं, क्योंकि वो उनका खुद का संसार है उन बागों का, वहाँ के वो निवासी हैं, तो वो इन पुरुषों से जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं उनसे वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक, बस वो तो क्या है आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्लीक, स्लीक का मतलब शांत रूप से, बिल्कुल। शिवरलरी, शिवरलरी मतलब सूरवीर के समान, बने ठने, सर्टेनिटी, पूरे निश्चिंता के साथ में बस वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आंट जेनिफर के सभी बाघ पर्दों पर दौड़ते रहते हैं। चमकीले बाघ पुखराज के समान दिखते हैं और ये जंगल के निवासी हैं, हरे भरे जंगल के निवासी हैं। ये बाघ पेड़ के नीचे खड़े शिकारियों से, क्योंकि वहाँ पर जंगल में कौन जाएगा, शिकारी ही तो जाएगा, तो शिकारी यहाँ पर किसको बताया गया है, एक्चुअली पुरुष, और शिकार के रूप में स्त्री। तो ये बाघ के पेड़ के नीचे खड़े शिकारियों से नहीं डरते हैं, ये बहुत ठाठ से सूरवीर के समान निसंदेह और आगे चलते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवित्री जो कहना चाहती है, जो पोएटेस है वो कहना चाहती है कि महिला जो है वो एक बाघ के समान निडर होकर के अपना जीवन अपने शर्तों के अनुसार जीना चाहती है। बाघ उसकी दबी हुई इच्छाओं को निर्भीक और निडर बनने और उत्पीड़न से मुक्त होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि बाघ आमतौर पर अपनी शर्तों से जीवन जीते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने डोमेन में, अपने संसार में, अपने एरिया में वो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि आंट जेनिफर भी पुरुष प्रधान समाज में अपने नियमों और अपने शर्तों पर जीने की गहरी इच्छा रखती है और वो उसी प्रकार से जीना चाहती है जैसे बाघ अपने क्षेत्र में जीते हैं। उम्मीद करता हूँ कि
ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी और ये समझ में भी आपको बहुत अच्छी तरह से आई होंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर की उंगलियां क्या कर रही हैं? फ्लटरिंग, कांप रही हैं, थ्रू हर वूल, अपनी वूल, वूल मतलब ऊन, कि जब वो ऊन से बुन रही हैं तो उस दौरान उसकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहां तक कि वो उस आइवरी नीडल, हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल है, उसको भी वो खींचने में बहुत ज्यादा अपने आप को कठिनाई महसूस कर रही है। अर्थात आंट जेनिफर जो है हर छोटा सा, क्योंकि बुनने का काम बहुत छोटा काम होता है, अर्थात कहने का मतलब है हर छोटे से काम को करने से वो डरती है, क्योंकि वो इस पुरुष प्रधान समाज के अधीन है। वो शादी के बंधन में बंधी हुई अपने पति से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और यहाँ तक कि छोटा सा काम करने में भी वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है, उसे डर महसूस होता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यही तो इसीलिए तो कहा गया है वो क्यों डरी हुई है, क्योंकि द मैसिव वेट, वो भारी भरकम भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, के एक अंकल के शादी के बंधन का, बैंड यहाँ पे रिंग, उसकी अंगूठी, कि एक शादी की अंगूठी का उसके हाथ पे ऊपर पड़ा हुआ है। सिट्स हैविली, जो पड़ा हुआ है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर की उंगलियों में। ये एक सिंबॉलिक के रूप में ये लाइन प्रेजेंट की गई है, जहां पर देखिए पहले यहाँ रिपीटिशन का यूज हुआ है, सॉरी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ऐसे ही यहां पर ये सिंबॉलिक के रूप में यूज किया गया है। ये सिंबल है कि वो एक शादी के बंधन में इतनी बुरी तरह से दबी हुई है, उसके पति उसको इतना ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं कि वो एक मनुष्य होने के बावजूद भी वो डरी हुई है हर छोटे से काम को करने के लिए। जबकि उसी के उलट, उसी के अपोजिट एक बाघ जो केवल जानवर है, वो अपना जीवन निर्भीक होकर के स्वतंत्र रूप से जीता है, जो किसी से डरता नहीं है। जबकि आंट जेनिफर यहाँ पर डरी हुई है। मैं इन्हीं लाइनों को वापस से रिपीट करता हूँ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर की उंगलियां बुनाई करने के समय कांपती हैं, जिस कारण हाथी के दांत से बनी हुई सुई को भी वो नहीं खींच पा रही है, क्योंकि शायद अंकल को आंट जेनिफर के काम को पसंद नहीं करते, अंकल जो है वो आंट जेनिफर के काम को पसंद नहीं करते, और इसी वजह से वो डरी हुई है अपने काम को करने में, हर छोटे से काम को करने में वो डरी हुई है। अंकल के शादी का जो अंगूठी है वो उसके जिम्मेवारियों का बहुत ज़्यादा वजन है, वो उस शादी की जिम्मेवारियों से दबी हुई है, और ये जिम्मेवारियां आंट जेनिफर के हाथों को जकड़े हुए है, जिससे वो कभी बाहर निकल नहीं पा रही है। अर्थात यहां पर कवि क्या कहता है, कवित्री कहती है कि वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहती है, परंतु वो इतनी ज़्यादा शादी के बंधनों में बंधी हुई है कि वो अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी पा रही है, और अपनी इच्छा से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही है। लास्ट स्टेंजा, कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट की मृत्यु हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके बावजूद भी उसके वो भयभीत से हाथ, विल लाई स्टिल रिंग्ड, वो अभी भी क्या है, उनके अंदर वही अंगूठियां पड़ी हुई हैं, विद ऑर्डर्स, उन नियमों के साथ, उन नियम कायदों के साथ में, उस परीक्षा के साथ में, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसके द्वारा उसे अपना गुलाम बना लिया गया था, वो आज भी उसकी उंगलियों में पड़ी हुई है। अर्थात जब आंट की मृत्यु हो जाती है, उसके डरावनी हाथों में पड़ी हुई वो अंगूठी, वो रिंग, जो जीवित होने के समय अपनी जिम्मेवारियों के वजह से वो उनको दबाए हुए थी, वो मरने के बाद भी वो उन जिम्मेवारियों की रिंग से आज़ाद नहीं हुई है, जिस रिंग के द्वारा अंकल ने उसे अपना गुलाम बनाया था। जबकि द टाइगर्स इन द पैनल, कि वो बाघ जो पैनल के अंदर है, दैट शी मेड, जो उसने बनाए थे, जो कि क्या है, निर्जीव है, जो केवल पिक्चर है, तस्वीर है, वो फिर भी क्या है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछलते कूदते हुए आगे तेजी से बढ़ते हैं, प्राउड, गर्व के साथ में, अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए।
कहने का मतलब क्या है कि वो बाघ जो केवल क्या तस्वीर है उसके बावजूद भी वो स्वतंत्र से लगते हैं, परंतु यहाँ पर आंट जेनिफर वो एक मनुष्य होने के बावजूद भी वो जीवित थी, तब भी वो स्वतंत्र नहीं थी और मरने के बाद में भी शादी के बंधनों का जो भार है उसके अंदर वो दबी हुई जो है वो अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं कर पाई। मैं एक बार फिर इन्हीं लाइनों को वापस से रिपीट करता हूँ कि when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with odals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अर्थात इन लाइनों के माध्यम से जो पोएटेस है वो कहना चाहती है कि जीवन भर उसकी चाची यानी कि उसकी आंट जो है उनके पति का महिमा मंडन करती है, लेकिन वह अपने पति के प्रभुत्व से अब तक इतनी कुचली हुई है, इतनी कुचली हुई महसूस करती है कि वैवाहिक जिम्मेदारियां उसके ऊपर बोझ बन जाती हैं। तो कवि कहता है कि आंट को उसकी मृत्यु के बाद उसके आघात से छुटकारा नहीं मिला, उसको नहीं मिलेगा। जो भी उसने जिम्मेवारियों के वो दबी हुई है वो उनसे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि आंट जेनिफर हमेशा उसकी मृत्यु के बाद भी अपने पति द्वारा वैवाहिक कार्यों और उत्पीड़न के बोझ से वशीभूत होगी, क्योंकि इसने यही तो कहा है कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट की डेथ हो जाती है, वो मर जाती है, टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग, कि उसके वो भयभीत से हाथ फिर भी हमेशा जकड़े हुए रहेंगे उन्हीं जो परख या परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के जो वो हमेशा देती आई है अपने जीवन में और जिसने उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है। अंतिम पंक्तियों में वो कहती है, कवित्री कहती है कि आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए बाघ उसके भीतर शाश्वत रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे और वे हमेशा गर्व और निडर रहेंगे, लालित्य और अनुग्रह के साथ कूदते और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होगी, और एक बार फिर निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार से आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।